हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। आज की क्लास के अंदर हम इनकम टैक्स को समझने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी इनकम टैक्स की। आज तक जिस बच्चे ने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है वो इस क्लास से स्टार्ट करेगा। टोटल आपकी 4 to 5 क्लासेस होंगी इनकम टैक्स पे, और इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए हम अपने इनकम टैक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहले क्लास से कि सबसे पहले इनकम टैक्स है क्या। देखो, टैक्स जो है ना, टैक्स ये आपके दो तरीके का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, वेट प्लीज, यस, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स बच्चे वो टैक्स होता है जो कि एक इनकम पे लगता है। क्या ये सबको पे करना पड़ता है? मैं कहूंगी नहीं। तो जो किसको पे करना पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स ओनली वो पे करता है जिसकी एक लिमिट से ज्यादा इनकम है। वो लिमिट क्या है, किसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आगे समझते चलेंगे। अभी सिर्फ आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में मीनिंग समझो। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो इनकम पे लगता है, सबको पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी एक लिमिट से ज्यादा इनकम है उसको पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे लगता है, उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने वाले हर पर्सन को, परचेज करने वाले हर कंज्यूमर को ये टैक्स पे करना पड़ता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका जीएसटी। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब जो ये टैक्स है ये लगाता कौन है? टैक्स कौन लगाता है, मेरे को ये बताओ। टैक्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। अगर ये आय टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। इनकम टैक्स लो के थ्रू कोई बॉडी लगाती है, कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है, स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट लगाती है। तो आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 के अंदर डिफाइन है कि हमारा इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टैक्स लगाएगा। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के अंदर आपकी 3 लिस्ट होती हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82, एक चीज और याद रखना, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 के अंदर ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब यूनियन लिस्ट ने अपनी तरफ से ये बोला है कि मैं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फिर लगाएगा कौन? आया कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएगी। लेकिन हमने आज से पहले, आपने जिसने भी इनकम टैक्स पढ़ा है उसने तो ये पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। यस, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन ये आए कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, तो आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है? मैं कहूंगी नहीं। क्योंकि देखो, इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें प्राइमरी सोर्स हमारा एग्रीकल्चर है। आपके दादा या उनके दादा, आपकी फैमिली में हर कोई कभी ना कभी किसान रहा होगा। तो एग्रीकल्चर इनकम एक मेजर सोर्स है, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द टैक्स अकॉर्डिंग टू द एंट्री नंबर 82। समझ में आया? इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में ये पावर दी गई है? आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 7 के अंदर आपकी 3 लिस्ट होती हैं: यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन जो है वो मेनली टैक्स लगाती है, लेकिन एंट्री नंबर 82 के अंदर ये बोला गया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ना लगा के स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। समझ में आ गया?
छोटा सा बेसिक था सिर्फ ये, बहुत ज्यादा अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। अब आ जाओ फाउंडेशन ऑफ इनकम टैक्स। देखो आपके ना 4 मेन पिलर्स हैं इस इनकम टैक्स के। अरे इतना भी नहीं भागना था भाई। ये देखो, ये 4 मेन पिलर हैं आपके इनकम टैक्स के। होप सो आपको विजिबल होगा सारा। अरे यार गाइस एक सेकेंड प्लीज। यस, ये 4 पिलर हैं आपके इनकम टैक्स के। फर्स्ट है आपका इनकम टैक्स एक्ट। अब ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट एक प्राइमरीली एक्ट है जो कि इनकम टैक्स पे वर्क करता है। दूसरा, आपने ये देखा है टैक्स स्लैब्स जो है वो हर साल चेंज हो जाती हैं। हर साल एक नए तरीके का टैक्स हमारे पास हमको देखने को मिलता है। नए तरीके का टैक्स इन द सेंस कि इस बार आपका 5% टैक्स है, अगली बार आपका 10% टैक्स हो गया। तो ये जो एनुअली टैक्स में चेंज आता है ना, आपको ये पता है बजट पेश किया जाता है हर साल, सबको पता होगा होप सो। हर साल आपका बजट पेश किया जाता है। उस वो बजट कहाँ से आता है? वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। एनुअल फाइनेंशियल एक्ट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल एक्ट आपका ईयरली अपडेट करता है आपके इनकम टैक्स एक्ट को। बजट के अंदर ये बताया जाता है कि इस साल इस इनकम पे इतना टैक्स लगेगा। प्राइमरी लॉ तो है आपका इनकम टैक्स एक्ट, गवर्निंग इनकम टैक्स रेगुलेशंस की कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन एनुअल फाइनेंशियल एक्ट हमारे देश की कंडीशंस को देखते हुए हर साल आता है, जिसको हम बजट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? उसके बाद है एक इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल क्या है? जो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ गाइडलाइन बताई गई हैं, उन्हीं को कुछ डिटेल में समझाया गया है ताकि कोई लूप होल का फायदा उठा के अपने टैक्स को कम ना कर सके। तो इनकम टैक्स एक्ट की कुछ चीजों को क्लियर किया जाता है, अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है इनकम टैक्स रूल के अंदर। बट इन द केस फिर भी कोई लूप होल का फायदा उठाता है और किसी तरीके का कोई केस हो जाता है, तो उस केस के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट जज का या हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का कोई लीगल डिसीजन आया है, तो उसको भी हम अगले साल से एक रूल की तरीके से ही कंसीडर करेंगे। मतलब कि कोई केस हुआ, उसको इंटरप्रिटेट किया गया कि इस इनकम को आप ऐसे कंसीडर ना करके इस तरीके से कंसीडर करोगे। देखो फॉर एग्जांपल, हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जम्प्ट होती है, ये हमें पता है ना। लेकिन एक पर्सन है जिसके पास उसकी खुद का लैंड है, उस लैंड पे वो कॉटन ग्रो करता है, उस कॉटन से उसकी खुद की ही कुछ फैक्ट्री है जिससे वो थ्रेड बनाता है, और उसी थ्रेड से वो फैब्रिक बनाता है, और उसी फैब्रिक से वो शर्ट्स बना के मार्केट में सेल कर देता है। लेकिन वो कहता है मैं तो टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि मेरे पास तो मेरी लैंड है, ये पैसा तो मैंने इस लैंड से कमाया है, और जो पैसा एग्रीकल्चर इनकम से कमाया है वो तो मेरा एग्जम्प्ट होता है, वो तो मेरा एग्जम्प्ट होता है, तो मैं टैक्स क्यों भरूं? तो इसके ऊपर एक केस हुआ। उस केस के अंदर एक कंसेप्ट, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है बच्चों, ध्यान रखना। उस केस के अंदर एक और कंसेप्ट आया जो है पार्शियल इंटीग्रेशन का। पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। ये क्या होता है ये बताऊंगी भी, अभी सिर्फ इतना मीनिंग समझो। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर आप एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस दोनों करते हो, तो इसमें ये बताया है कितनी आपकी एग्रीकल्चर
प्लस नॉन एग्रीकल्चर, दोनों करते हो तो इसमें ये बताया है कितनी परसेंट हम आपकी इनकम को एग्रीकल्चर मानेंगे और आपको एग्जम्प्ट कर देंगे टैक्स से, और कितनी परसेंट आपकी आपकी इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। समझ में आया? तो कोई भी केस होता है, उस केस के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन आती है तो वो भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट बनता है। या कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन आया जिसमें किसी पॉलिसी को क्लैरिफाई किया गया, जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को दोबारा से अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया किसी सर्कुलर या नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वो भी हमारे इनकम टैक्स का पार्ट बनेगा। अब यहाँ ध्यान देना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हूँ। आपको ऑप्शन दे रखे थे इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, साथ में कंपनी एक्ट 2013 एंड था एक ऑप्शन और था, आई थिंक सेल्स एक्ट था या कंपटीशन एक्ट था। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रखा था इसमें से कौन सा आपका इनकम टैक्स का कंपोनेंट है, या फिर आप कह सकते हो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किसकी आपको जरूरत होती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि दीज आर 5 आर इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेट द इनकम टैक्स। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं ये चीज एक बार आपको शॉर्ट में बताती हूँ यहीं पे। सबसे पहले सेक्शन 1, सेक्शन स्टार्ट करे हैं हमने किसके, इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन के अंदर सबसे पहला, किसी भी एक्ट का अगर आप सेक्शन पढ़ते हो उसके अंदर उसका कमेंसमेंट या डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। ये ध्यान रखना, ये हर एक्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। या तो उसका कमेंसमेंट देखने को मिलेगा कि वो कब लागू हुआ, किस पे लागू हुआ, दूसरा उसका डेफिनेशन देखने को आपको मिल सकती है। अब सेक्शन 1 के अंदर क्या बताया है, सेक्शन 1 के अंदर आपकी 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले आपको बताया है कि ये है क्या, दिस इज इनकम टैक्स, मतलब आपको दिया है टाइटल। दूसरा आपको बताया है एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब है बेटा ये कहां तक लागू होगा, क्या ये हॉल इंडिया पे लागू होगा, यस। एक्सटेंट में बताया है कि ये हॉल इंडिया पे लागू होगा। इन द क्वेश्चन इज हेयर, क्या ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा, ऑफ कोर्स यस। ये पॉइंट याद रखना अब कि इनकम टैक्स एक्ट मेरा जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। थर्ड पॉइंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट, इनकम टैक्स एक्ट आया कब, इनकम टैक्स एक्ट आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। समझ में आया? यही 3 चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। क्लियर हुआ? कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट टाइटल के अंदर आपको डिफाइन करना है कि वो एक्चुअली चीज है क्या। एक्सटेंट के अंदर आपको उसकी जियोग्राफिकल डेफिनेशन बतानी है कि ये एप्लीकेबल कहाँ तक है। इन कमिटमेंट के अंदर आपको बतानी होती है वो डेट जब से ये ऑपरेशन में आया या जब से ये लागू हुआ। सेक्शन 1 समझ में आ गया? यहां से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो एक्सटेंट वाला, याद रखना जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 में है आपकी डेफिनेशन। अब देखो, आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, इसके अलावा ये जितने भी डेफिनेशन है दीज आर इम्पोर्टेंट विद दी सेक्शन, इनको स्टार मार्क कर लो। आपको सेक्शन के नाम के साथ याद रखना है कौन से सेक्शन के अंदर किसकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए, सबसे पहले सेक्शन 2(7), सेक्शन 2(7) के अंदर बताया गया है आपका एसएससी। अब ये एसएससी कौन होता है,
एसएससी बेटा वो पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कौन पर्सन एसएससी होगा? एसएससी आपका कोई भी पर्सन हो सकता है। मैं एक सेकेंड रुको, मेरे को थोड़ा सा रफ शीट चाहिए यहाँ पे। एक सेकेंड बस, मैं यहीं पे स्पेस बनाती हूँ भाई। देखो, सबसे पहले आप देखो सेक्शन 231। सेक्शन 231 के अंदर आपको बताया पर्सन कौन होता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टोटल 7 टाइप के पर्सन हैं। 7 टाइप के पर्सन हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, इस पेन को भी क्या हो गया। फर्स्ट, सेकंड है आपका कोई भी HUF। HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड है आपकी कोई कंपनी। फोर्थ है आपकी फर्म। फर्म के साथ ही आप इसको ले LLP भी इसी का पार्ट बनती है। फर्म या LLP आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। फिफ्थ होता है AOP या BOI। AOP या BOI क्या होता है बच्चे? AOP लाइक आर्टिफिशियल, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी की फुल फॉर्म में आंसर स्लिप होगी। एओपी होता है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक काम कंप्लीट करने के लिए कुछ पार्टनर्स ने मिलकर, एक तरीके की पार्टनरशिप ही कह सकते हो आप। लेकिन जो ये एओपी होती है ना, वो रजिस्टर नहीं होती, इसी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं होती, इसीलिए हम इसको अलग पढ़ते हैं एज टू फर्म। फर्म और पार्टनरशिप एक होते हैं, ये ध्यान रखना। इंक्लूडिंग LLP आप इसी के अंदर कंसीडर करके चलोगे। ये LLP भी बता देती हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP जो है वो आपकी एक हाइब्रिड वर्जन है किसकी? फर्म और कंपनी की। कंपनी के कुछ बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं और कुछ बेनिफिट हमें फर्म के देखने को मिलता है। ये सब हम LLP एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अब इसको खिचड़ी ना बनाते हुए सिर्फ LLP में सिर्फ ये याद रखो आप कि LLP एक हाइब्रिड वर्जन है फर्म एंड कंपनी की। गॉट इट? AOP समझ में आ गया। BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि एक काम करने के लिए कुछ पर्सन्स ने इनफॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बट वो रजिस्टर नहीं होती पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको एक अदर पर्सन कंसीडर किया जाता है। एंड द सिक्स्थ इज लोकल अथॉरिटी। पेन कहाँ गया? सिक्स्थ है आपका लोकल अथॉरिटी एंड द सेवेंथ इज AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आप हर उस ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करोगे जो ऊपर अभी तक नहीं आई। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम कंपनी को भी तो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ही बोलते हैं ना, तो जो अभी तक ऊपर नहीं आई वो सारी की सारी आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बन जाता है। एंड द लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी को आप ले सकते हो लाइक आपकी नगर पालिका, वो भी तो वर्क करती है ना, तो वो एक तरीके की लोकल अथॉरिटी है जो लॉ के थ्रू बनाई गई हैं कुछ बॉडीज, उनको लोकल अथॉरिटी कहा जाता है। AJP का आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो UGC। UGC आपकी एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन उसको आप कंपनी नहीं कह सकते, उसको आप फर्म नहीं कह सकते, तो वो बन गई हमारी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। समझ में आया? सेक्शन 231 पर्सन को डिफाइन करता है, ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? सेक्शन 231 पर्सन को डिफाइन करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन 27 जिसमें SSC के बारे में बताया है। अभी हमने यही देखा था ना SSC। एक तो ये पेन इतनी दिक्कत कर रहा है। SSC क्या होता है बेटा? SSC वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करने के लायबल है। जो पर्सन ने टैक्स पे कर दिया या करने वाला है या जो टैक्स लैब में आया है,
उसको एसएससी बोल देंगे। अब मेरे को ये बताओ, क्या हर पर्सन एसएससी होगा? क्या हर पर्सन एसएससी होगा? एक पर्सन है जिसकी इनकम ही 10,000 है, वो तो किसी भी तरीके से टैक्स स्लैब के अंदर आता ही नहीं, तो वो एसएससी नहीं होगा। हर पर्सन एसएससी नहीं होगा, बट ऑल एसएससी आर पर्सन। ध्यान रखना भाई इस पॉइंट को भी, बट ऑल एसएससी जो है वो क्या होंगे? ऑल एसएससी आर पर्सन। समझ में आ गई ये दोनों डेफिनेशन? आपको आ गया हो? अब आगे दे रखी है आपकी सेक्शन 224। सेक्शन 224 के अंदर डिफाइन है आपकी इनकम। अब ये बताओ, एक पर्सन की इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है? एक पर्सन पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकता है? कोई बात नहीं, थ्योरेटिकली जो भी माइंड में आ रहा है एक बार वो सोचो बस, और मेरे को बताओ एक पर्सन पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकता है? क्या वो सैलरी से पैसा कमा सकता है? क्या एक पर्सन की सैलरी आ सकती है? मैडम बिल्कुल। एक पर्सन की सैलरी आ सकती है। एक पर्सन हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकता है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी को क्या है, रेंट पे दे रहा है और वहां से वो अर्निंग कर रहा है। एक पर्सन कैपिटल गेन से पैसा कमा सकता है। कैपिटल गेन क्या, कि कोई एसेट को सेल आउट कर रहा है और वहां से पैसा कमा रहा है। हाँ, हम एसेट सेल आउट करते हैं, जमीन बेचते हैं, अपना लैंड बेचते हैं, अपना घर बेचते हैं, मशीन्स बेचते हैं, तो हमको पैसा मिलता है, कैपिटल गेन। नेक्स्ट आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी, ये पीजीबीपी क्या है? ये पीजीबीपी है आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब वो बिजनेस से पैसा कमा रहा है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से पैसा कमा सकता है? बिल्कुल। क्या इसके अलावा भी कोई सोर्स होते हैं? हाँ, कुछ अदर इनकम में हमारे छोटे मोटे सोर्सेस तो रह ही गए। मैं हाउस रेस कंडक्ट करवाता हूँ, मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई स्कूल से, मेरे को कोई मैटरनिटी लीव मिल गई, मैं तो मैटरनिटी लीव वैसे आपकी एक तरीके की इनकम नहीं बनेगी, नहीं नहीं, मैटरनिटी लीव नहीं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है, दीज आर दी 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। ये आपके 5 सोर्सेज हैं इनकम के, और इन्हीं 5 सोर्सेस को आप 5 हेड ऑफ इनकम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? दीज आर दी 5 हेड्स ऑफ इनकम। यही आपके 5 हेड भी हैं इनकम के, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई इनकम? एक एक हेड को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाओ, असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेसिक समझने के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अब देखो अगेन अपने ब्लैंक स्पेस पे चलती हूँ मैं, ये वाला इरेज कर देना ही ठीक है, कोई काम नहीं है, हमने बीच में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो अब एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, एक होता है आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर बेटा आपका वो ईयर होता है जिसमें आप अभी इनकम अर्न कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी है ये हमारा 2025, आपको ये पता है फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है।
1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। आपकी जॉब लग गई कब? आपकी जॉब लगी 1 सितंबर 2025 को। आपने यहां से अर्निंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहां से आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो आपने 31 मार्च तक अर्निंग की, और जो ये यहां पे अर्निंग हुई है, ये इस टाइम पीरियड के बीच की, ये जो आपकी इनकम है, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स स्लैब के अंदर आओगे तो टेंशन ना लो, बताऊंगी टैक्स स्लैब सारी। इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। अगर इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो टैक्स कब पे करोगे? 31 मार्च 2026 तक तो आपने अर्निंग ही करी है ना, तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 1 अप्रैल, यही लिखती हूँ, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 26 तक। इस साल आपको ये यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, रुको भाई। आपने ये अर्निंग की, इसके ऊपर टैक्स कब पे करोगे? इस इनकम पे टैक्स, इस इनकम पे आप टैक्स पे करोगे 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक। इस टाइम पीरियड पे ये टैक्स पे करोगे, है ना। इस टाइम पीरियड पे अगर आप ये टैक्स पे करोगे तो यहाँ आपके पास 2 ईयर हो गए। एक फाइनेंशियल ईयर तो आपका ये वाला हो गया, दूसरा फाइनेंशियल ईयर आपका ये वाला हो गया। जिस साल आपने ये इनकम अर्न की है, वो साल होता है आपका प्रीवियस ईयर। जिस साल उस कमाई हुई इनकम पे आप टैक्स पे करते हो, वो साल बनता है आपका असेसमेंट ईयर। वो साल बनता है आपका असेसमेंट ईयर। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? मेरे को ये बताओ। अगर प्रीवियस, अभी की मैं बात कर रही हूं, अभी अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो जो मैंने 25 के अंदर इनकम अर्न की है, उस पे मैं टैक्स पे करूंगी 25-26 में। ये अभी मेरा 25 ही चल रहा है ना, तो मैं पहले जो इनकम अर्न कर चुकी हूँ ना पिछले साल, उस पे मैं इस साल अब टैक्स पे करूंगी। अब मेरे को ये बताओ, जो ये बजट आया है ना अभी, बजट आया अभी, कब आया है ये 25 के अंदर आया है। फॉर एग्जाम्पल इस बजट के अंदर ये बोल, आपने काफी हवाएं सुनी भी होगी, ये सारा आज कैसे आप ये कह रहे हो कि 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, कोई कह रहा है 12 लाख 75,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। ये सारा आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, नहीं सुना तो आगे की क्लास में कंटिन्यू रहना, मैं बताती चलूंगी। इस बार जो निर्मला सीतारमन ने बजट आपका निकाला है, उसमें ये बोला कि 12 लाख तक के इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, नो टैक्स। तो ये बताओ, ये 12 लाख की कौन से ईयर की अर्न की हुई इनकम पे निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि कोई टैक्स नहीं बनेगा? बेटा ये वो इनकम है, बजट देखो मेरा 25 के अंदर आया है, तो जो इनकम मैं अभी 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक अर्न करूंगी, इस इनकम के लिए ये बोला गया है। समझ, जो मैं पहले कमा चुकी हूँ उस पर तो मेरे को इस साल अभी टैक्स देना पड़ेगा, पिछले बजट के अकॉर्डिंग, पिछली टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट समझ में आया? मेरे को इतना बताओ अभी, यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। अब एक कंक्लूजन क्या मैं निकाल सकती हूँ
क्या कंक्लूजन? इतनी बड़ी सी कहानी से मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि प्रीवियस ईयर जो है वो क्या मेरा हमेशा 12 मंथ का हो सकता है? क्या प्रीवियस ईयर मेरा हमेशा 12 महीने का होता है? हाँ या ना? बेटा नहीं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें मेरा प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ था? मैंने अर्निंग कब स्टार्ट करी थी? 1 सितंबर। तो यहाँ पे 1 सितंबर से 31 मार्च, ये तो मेरा 7th मंथ का ही प्रीवियस ईयर बना ना, है ना? बट असेसमेंट ईयर जो है वो हमेशा एंड हमेशा आपका 12 मंथ का होगा। ये चीज भी समझ में आई? आगे जी। अब क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो सकता है? इज दी प्रीवियस ईयर इज सेम एज असेसमेंट ईयर? बेटा सेम का मतलब क्या है कि इनकम भी मैंने 24-25 में कमाई है, टैक्स भी मेरे से सरकार 24-25 में ही मांग रही है। क्या ऐसा होता है? जर्नली तो नहीं होता, जर्नली तो नहीं होता, बट यस कुछ कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दी, या कुछ आप कह सकते हो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसके अंदर ऐसा होता है कि सरकार आपको ये कहती है कि जिस साल तूने पैसा कमाया है मेरे को उसी साल अपना पैसे में से टैक्स दे के जा। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पे आपका प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है? कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट, सेक्शन 172। सेकंड, सेक्शन 174। ये सेक्शन याद करने हैं? जी हाँ, बिल्कुल याद करने हैं। थर्ड, सेक्शन 174A। फोर्थ, सेक्शन 175। फिफ्थ, सेक्शन 176। ये 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ये बताया कि प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर हुआ। 5 केसेस कौन से हैं? देखो, शिपिंग बिजनेस। अगर आपका शिपिंग बिजनेस है, आपका काम ही ये है कि आप सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करते हो, तो भाई तुम आज चले गए, अगली बार ट्रांसफर करने ही नहीं आए, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है अभी सामान दे के गया है ना, पैसा कमाया ना, उस पे चल टैक्स रख के फिर जा। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, अगर कोई पर्सन बढ़िया कमाता था लेकिन वो सोच रहा है किसी दूसरी कंट्री में जाके वो और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकता है, और वो परमानेंटली अब अपने भारत देश को छोड़ के जा रहा है, तो हमारी सरकार कहेगी भाई तुझे जाना है तो जा, लेकिन हमारा हिस्सा तो देकर जा, ऐसे तो तेरे को जाने नहीं देंगे। समझ में आया? सेकंड भी, सेक्शन 174A ये बोलता है अगर कोई एओपी, एओपी क्या था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर आपका कोई बीओआई का कोई पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए ये फॉर्म हुई थी, या आप कह सकते हो कोई इवेंट जिसके लिए ये फॉर्म हुई थी, वो कंप्लीट हो गया, जिस पर्पस के लिए या जिस इवेंट के लिए हमारी एओपी या बीओआई फॉर्म हुई थी वो कंप्लीट हो गया, मेरा वो काम खत्म हो गया, तो हमारी सरकार कहेगी तुम तो अलग अलग हो रहे हो, तुम्हारी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी अगले साल, हम किससे टैक्स मांगेंगे? काम पूरा हो गया ना, अभी की अभी टैक्स देकर जाओ।
सरकार क्या कहेगी, काम पूरा हो गया, अभी की अभी टैक्स देकर जाओ। समझ में आया ये भी। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 175। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर क्यों करता हूं, मैं प्रॉपर्टी को इसीलिए ट्रांसफर करता हूं ताकि मैं टैक्स को अवॉइड कर सकूं। मेरे पास बहुत जमीन है भाई, बहुत पैसा है मेरे पास, इस वजह से मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाम की प्रॉपर्टी ना अपने भाई के नाम पे कर देता हूँ। मेरे भाई की कुछ खास इनकम नहीं है, तो मैं उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा और मेरा भी टैक्स बच जाएगा। लेकिन सरकार कहेगी पागल समझ रखा है भाई मेरे को। तो जिस टाइम पे तुम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, उसी टाइम पे सरकार कहेगी ला मेरे को मेरा टैक्स का पैसा दे दे। समझ में आया। जहां पे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो वहीं पे सरकार आपसे पैसा मांग लेती है। लास्ट सेक्शन 176, अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो, बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस आपका बंद हो गया, अब आप बिजनेस को आगे नहीं रन कर रहे हो, तो सरकार कहेगी बिजनेस बंद हो गया तो भाई अभी पैसा भी दे दे, जो इससे प्रॉफिट कमाया है उस पे पैसा भी दे दे। लेकिन ध्यान ये रखना, इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर, स्पेशली मैं इसकी बता रही हूँ डिसकंटिन्यू बिजनेस की ओनली, यहाँ पे आपके पास असेसिंग ऑफिसर के पास एक डेजिग्नेटरी पावर होती है। इसके पास एक डिजिग्नेटरी पावर होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर ये चाहे, अगर ये ऑप्ट करता है, ऑप्ट मतलब चूज करता है, तो ये इसी साल टैक्स पे कर सकता है, मतलब असेसमेंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर मान सकता है। अगर ये चाहे तो कह सकता है मैं तो अगले साल ही टैक्स पे करूंगा। सिर्फ इसके पास एक ये चॉइस होती है, और इनके लिए आपका कंपल्सरी है कि जब तुम्हारी ये एक्टिविटी होगी तभी टैक्स पे करोगे। ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। थोड़ा सा देखें हम कहाँ तक पहुंचे हैं। प्रीवियस ईयर हमने समझ लिया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये हमने कुछ सिचुएशन समझ ली जिसमें आप ये टेबल भाई ऐसे की ऐसे याद कर लेना। इसकी एक ट्रिक भी मैंने नीचे दी है, स्पीड, इससे आपको सीक्वेंस के अंदर याद रह जाएंगी। एस से आपका शिपिंग बिजनेस, पी है आपका पर्सन लिविंग इंडिया, ए है आपका एओपी बीओआई, डी है आपका डिसकंटिन्यू बिजनेस, ई है आपका अवेजन। बट ये आपकी सीक्वेंस नहीं हुई है ना। सीक्वेंस तो हमारी यूं है, सेक्शन 172, 174, 174 ए, और ये गड़बड़ा गई, ये है आपकी 175, और ये डिसकंटिन्यू है 176, है ना। एक और निमोनिक लिख लो, बहुत निमोनिक है मेरे पास, टेंशन ना लो, सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। SLAAD सलाद, S शिपिंग बिजनेस 172, L लीव फ्रॉम इंडिया 174, A AOP BOI सेक्शन 174A, अनदर A अवॉइड टैक्स, मतलब कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है टू अवॉइड टैक्स 175, डी डिसकंटिन्यू 176। हो गया सारा का सारा क्लास में ही याद, हुआ या नहीं हुआ? हो गया है ना, शाबाश। आगे देखें, यहां तक हो गया। अब है आपका सेक्शन 4। देखो थोड़ा सा रिपीट करवाऊं, सेक्शन 1 में क्या था, शॉर्ट टाइटल, एक्सेंट प्लस कमिटमेंट, ये 3 चीज थी। 2 में क्या था, 2 में थी आपकी डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी,
एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को समझा, इनकम क्या होती है इनकम की डेफिनेशन पढ़ी। 231 के अंदर 231 है या 210 है, मेरे को एक बार रिमाइंड नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर क्या पढ़ा कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। यहाँ पे जो आपके डेफिनेशन के अंदर प्रीवियस ईयर बताया गया है ना, वो ये बोला है कि प्रीवियस ईयर वो होगा जो कि सेक्शन 3 के अंदर बताया है, ये ध्यान रखना। अब पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 4, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। वैसे तो मैं आपको सेक्शन 4 बता चुकी हूँ क्या, कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है टोटल इनकम पे जो आपने प्रीवियस ईयर के अंदर कमाई है, उस रेट से जो हमारे फाइनेंस एक्ट के अंदर हर पर्सन का दिया गया है। मैं अगेन टर्म यूज कर रही हूँ पर्सन। अगर पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, जैसे ही मैं पर्सन टर्म यूज करती हूँ, आपके माइंड में 7 टाइप ऑफ पर्सन क्लिक हो जाने चाहिए। अब हो रहे हैं ना क्लिक? बिल्कुल हो रहे हैं जी। इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर कमाई है, जिस पे मुझे टैक्स पे करना है एज पर दी फाइनेंस एक्ट। समझ में आया? देखो मेरी कितनी बढ़िया ड्राइंग है ना यार। यहाँ ये मैं से स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स बना रही थी, और ये क्या बन गया, ये देखो ये अब देखो यहाँ पे देखो। अब इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए सबसे पहले देखो उसका रेसिडेंट स्टेटस क्या है। ये रेसिडेंट स्टेटस हम देखते हैं आज के क्लास में हो पाता है या नहीं, लेकिन ये सेक्शन 6 के अंदर बताया है। भाई तू बंदी हो जा, इंक टू शेप, पता नहीं मेरी तो क्या ही शेप बनेगी इंक की। ये रेसिडेंट स्टेटस आपका सेक्शन 6 के अंदर बताया है। अब देखो नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम क्या है कि आपकी इनकम कैसी है, एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर, या फिर आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस की कमाई हुई इनकम है, या जस्ट आपको बाय चांस मिल गई। बाय चांस आप कह सकते हो आपको कोई लॉटरी मिल गई, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, रेगुलर आपकी रेगुलर सैलरी आती है, आपका रेगुलर बिजनेस चल रहा है। समझ में आया? फिर देखो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। अब सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर आपके 5 हेड ऑफ इनकम आएंगे। 5 हेड ऑफ इनकम मैंने अभी बताए, याद होने चाहिए, अभी मेरे साथ साथ बोल दो। मैडम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन and the other income. These are the 5 sources of income. You can say the 5 head of income. समझ में आ गया? समझ में आ गया ये पॉइंट भी? अब ये बताओ कि जो इनकम है वो तो इनकम मैं बाहर से भी कमाता हूँ, मतलब इंडिया में बैठे हुए मैं फॉरेन से भी तो इनकम अर्न कर सकता हूँ, और मैं इंडिया से भी इनकम अर्न कर रहा हूँ। या फिर मैं हूं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो मैं होम कंट्री जहां मैं रह रहा हूं वहां से भी इनकम अर्न कर सकता हूं, और मैं इंडिया से भी इनकम अर्न कर सकता हूं, है ना? तो ये बता सरकार कि मेरे को कौन से इनकम पे टैक्स देना है। अब तुम सरकार से पूछ रहे हो कि भाई तू ये बता कि मेरे कौन से इनकम पे तो टैक्स लेना चाहती है। सरकार बोली आजा आजा बताता हूँ। तो सरकार ने दे दिया आपको इनकम टैक्स का सेक्शन 5
इनकम टैक्स एक्ट का क्या दे दिया, सेक्शन 5 दे दिया। इस सेक्शन के अंदर बताया क्या, आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि कौन से इनकम पे कौन परसेंट टैक्स देगा। अब देखो एक पॉइंट और समझना, यहाँ पे आपका जो ये आउटसाइड वाला है, इसको मैं एक सेकेंड, जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ये आउटसाइड रह रहा है। अब इसमें दो केस आ जाते हैं कि वो सिटीजन है इंडिया का या वो नहीं है। अब ये सिटीजनशिप क्या होती है, देखो बेटा दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका सिटीजनशिप, एक होती है आपकी रेसिडेंसीशिप। रेसिडेंट, रेसिडेंसी ऐसे नहीं आता, चलो रेसिडेंट लिख लो। एक होता है सिटीजनशिप और एक होता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस या रेसिडेंशियलशिप या रेसिडेंट। अब सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हो, आपके पास आधार कार्ड है, सबके पास होगा, देखो जो इंडिया के हैं उन सबके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा ना। आधार कार्ड आपका एक प्रूफ है दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हो, आपने या तो भारत में जन्म लिया है या भारत में आपने एक फिक्स्ड टाइम से ज्यादा समय भारत में दिया है। सिटीजनशिप के अपने कुछ रूल होते हैं, वो हमें कंसीडर नहीं करना, सिर्फ अभी इतना याद रखो, अगर आपने भारत में बर्थ लिया है, जन्म लिया है, तो आप इंडिया के सिटीजन बन गए। लेकिन रेसिडेंट वो होता है, रेसिडेंटशिप का आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट सेक्शन 6 के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि कौन पर्सन कैसे रेसिडेंट बनता है। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखो स्कोप ऑफ इनकम को समझने के लिए कि रेसिडेंट क्या होता है। रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो फिजिकली इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ रेसिडेंटशिप का। बेसिक कंसेप्ट में आपकी दो कंडीशन आती है, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो उसको हम प्रीवियस ईयर के अंदर सिटीजन रेसिडेंट मान लेंगे, और उससे इस प्रीवियस ईयर के अंदर जो उसने इनकम कमाई उस पर टैक्स मांग लेंगे। प्रीवियस ईयर मैंने ले लिया अपना 23-24, जो ये 23-24 मेरा ये ईयर है 365 डेज का, इस 365 डेज में से कोई पर्सन 184 डे या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर प्रेजेंट था तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे और उसे टैक्स ले लेंगे। रेसिडेंटशिप का कंसेप्ट बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस प्लीज, थोड़ा सा। अब देखो स्कोप ऑफ इनकम में समझाना चाह रही हूँ, स्कोप ऑफ इनकम में आपको क्या बताया गया है, स्कोप ऑफ इनकम आपकी बेस है रेसिडेंटशिप के ऊपर। दो पॉइंट याद रखो कि स्कोप ऑफ इनकम में ये बताया है कि तुम किससे टैक्स लोगे, तुम किससे टैक्स लोगे और कौन से इनकम पे टैक्स लोगे। किससे लेने का मतलब है इंडिया के अंदर जो रह रहा है उससे टैक्स लोगे या इंडिया के बाहर जो रह रहा है उससे भी टैक्स लोगे। और कौन से इनकम पे टैक्स लेने का मतलब है कि इंडिया के अंदर कमाई हुई इनकम पे टैक्स मांगेगी सरकार या बाहर से कमाई हुई इनकम पे टैक्स मांगेगी सरकार। तो एक कंक्लूजन सबसे पहले दे देती हूँ स्कोप ऑफ इनकम में, अगर आपका कनेक्शन इंडिया से है तो आप टैक्स दोगे। ये आप कौन, मतलब पर्सन, अगर इस पर्सन का कनेक्शन इंडिया से है मतलब वो पर्सन पिछले साल जिस साल के इनकम पे सरकार टैक्स मांग रही है, अगर उस साल वो पर्सन इंडिया के अंदर रेसिडेंट था मतलब वो पिछले साल 182 डे या उससे ज्यादा रहा था, पर्सन का कनेक्शन बन गया, पर्सन रेसिडेंट बन गया, तो उससे सरकार टैक्स मांग लेगी।
भले ही वो परमानेंट बाहर रहता हो, पिछले साल 182 डे रहा था, रेसिडेंट बन गया, बेटा टैक्स दे दे। या तो पर्सन का कनेक्शन हो जाए इंडिया से, या फिर इनकम का कनेक्शन हो जाए इंडिया से। इनकम का कनेक्शन हो जाए इंडिया से तो हमको टैक्स दे के जाओ। ये है स्कोप ऑफ इनकम। पर्सन का कनेक्शन हो गया इंडिया से, सरकार बेटा सरकार कहेगी बेटा टैक्स दे दो। इनकम का कनेक्शन हो गया, सरकार कहेगी टैक्स दे दो। समझ में आया? टेबल के थ्रू समझते हैं, टेबल के थ्रू समझते हैं। देखो आ जाओ, सिर्फ एक ये 3 कॉलम की टेबल है। देखो, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कंसेप्ट को छोड़ देना, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो उससे इंडिया की कमाई हुई इनकम पे भी टैक्स लगेगा और उसने फॉरेन की कमाई हुई इनकम पे भी टैक्स लगेगा, क्योंकि पर्सन का कनेक्शन इंडिया से हो गया, क्योंकि पर्सन का कनेक्शन इंडिया से हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि रेसिडेंट इनकम है, रेसिडेंट तो है बट वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। मतलब वो बहुत ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कंसेप्ट बताऊंगी, आगे समझ में आएगा। तो पर्सन का कनेक्शन रेसिडेंट तो बन गया, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी को छोड़ दो भाई, तू रेसिडेंट है ना, इंडिया की कमाई हुई इनकम है, टैक्स दे। रेसिडेंट है ना, इंडिया की कमाई हुई इनकम है ना, इंडिया की इनकम, इनकम का तो कनेक्शन हो गया, टैक्स दे चुपचाप। चल ठीक है भाई, तुम मांग रहे हो तो देना पड़ेगा, इनकम का कनेक्शन हो गया ना, टैक्स दे। लेकिन यहां कहेगा भाई अब तो इनकम का कनेक्शन भी नहीं हुआ, ये तो फॉरेन इनकम है। तो सरकार कहेगी अच्छा बच्चू फॉरेन इनकम है तो ठीक है, रेसिडेंट तो है ना, तो तू एक काम कर, तेरे को छूट देते हैं। तेरे को क्या छूट दी कि अगर वो इनकम इंडिया से कमाई हुई है तो टैक्स देना पड़ेगा, या फिर वो इनकम इंडिया के किसी प्रोफेशनल बिजनेस से कमाई हुई है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज तुझे देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कोई बिजनेस ऐसा सेटअप है कहीं फॉरेन में या इंडिया में भी हो सकता है जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। अगर किसी बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, फॉरेन में वो बिजनेस सेटअप है, उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ध्यान से समझना, आई थिंक मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, एक बार ध्यान से समझना। कोई बिजनेस फॉरेन में सेटअप है और उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस पे किसी रेसिडेंट ने इनकम कमाई है तो वो टैक्स देगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल अनलेस द मीट क्राइटेरिया, कि इंडियन सैलरी या बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी। छोटो बेकार से एग्जाम्पल है, मेरी सुन लो, ये किताबी भाषा शायद है, मेरे सुन लो बस, कि अगर इनकम का कनेक्शन हो गया तो टैक्स दे दे, पर्सन का कनेक्शन हो गया तो टैक्स दे दे। समझ में आया ये कंसेप्ट? अब आया नॉट ऑर्डिनरी। भाई मैं तो ऑर्डिनरी हुई नहीं, मैं तो रेसिडेंट ही नहीं हूं, तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की बात कर रहा है। तो कहता ठीक है पर्सन का कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो रेसिडेंट ही नहीं है। भाई साहब तू रेसिडेंट नहीं है, तो अमेरिका में बैठ के इंडिया से पैसा कमा रहा है, इनकम का कनेक्शन तो हो गया, इनकम का कनेक्शन तो हो गया। तो जब अपने अमेरिका में पैसा मंगवाएगा ना तो पहले टैक्स देके फिर मंगवाइयो पैसा, इनकम का कनेक्शन हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट कंप्लीट? समझ में आया? ये देखो, अगर इंडियन इनकम है तो कौन कौन टैक्स देगा? इनकम रिसीव, एक्रूड या डीम्ड टू बी एक्रूड इंडिया। इनकम जो है वो इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है या इंडिया के अंदर वो इनकम एक्रूड हुई है या ये उम्मीद है कि इंडिया से एक्रूड होगी,
तो इस केस के अंदर रेसिडेंट, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तीनों टैक्स देंगे, क्योंकि इनकम का कनेक्शन बन गया इंडिया से। देखो मैं ये चीज आपको बार बार समझा रही हूँ, है ना, समझ जाओ। थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा दिया, कंफ्यूज हो जाओगे। कंक्लूजन मैंने सबसे पहले दिया, या तो इंडिया का कनेक्शन, या तो इनकम का कनेक्शन बना लो इंडिया से, या फिर पर्सन का कनेक्शन बना दो। पर्सन का कनेक्शन होंगे तो भी टैक्स दोगे, इनकम का कनेक्शन होंगे तो भी टैक्स दोगे। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मैडम है ही नहीं मुश्किल, बिल्कुल मेरे बच्चों को लगना भी नहीं चाहिए। अब देखो रेसिस्टेंट, थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा के समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई मैंने टेबल यूज की है क्या? देखो आज मैं आपको ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल का रेसिडेंट स्टेटस बताऊंगी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा टिपिकल बच्चों को लगता है, बाकी सारा तो हो ही जाता है। इंडिविजुअल का रेसिडेंट स्टेटस जानने के लिए आ जाओ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। रेसिडेंट स्टेटस, दो कंडीशन, एक तो है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में भी फर्दर दो। पहली कंडीशन, अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन, फर्स्ट। सेकंड क्या, ये और है, ध्यान रखना, इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। और है, एंड नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या, सेकंड कंडीशन ये, अगर कोई पर्सन 60 डे या उससे ज्यादा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में रहा हो, प्लस पिछले 4 साल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 4 साल के अंदर वो 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। ये कंडीशंस है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक तो कंडीशन हो गई ये कि अगर कोई पर्सन 60 डे या उससे ज्यादा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में रहा है, प्लस, यहां प्लस है, ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। प्लस पिछले 4 साल के अंदर वो 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहा है। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। इफ नॉट, इट बिकम नॉन रेसिस्टेंट। समझ में आया? या तो ये एक कंडीशन फुलफिल हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। समझ में आया? या तो भाई तो पिछले साल 182 डेज या उससे ज्यादा रहो तो हम तुझे रेसिडेंट मान लेंगे। तो पर्सन आया कहता है भाई मैं 182 डेज तो नहीं रहा, हम कहेंगे कितने दिन रहा है, वो कहेगा जी 160 170 के आसपास। तो बोलते ठीक है, ये बता कि उससे पहले भी कभी इंडिया में आया? बोलता हाँ बिल्कुल आया हूँ। तो ये बता क्या उससे पिछले 4 सालों में क्या 365 दिन या उससे ज्यादा रहा है? बोलता हाँ इतने तो हो गए होंगे, क्योंकि मैं तो हर साल 100 दिन से ज्यादा रह के जाता हूँ, तो 4 साल में तो 400 से ऊपर आराम से हो गए होंगे मेरे। तो बोलते ठीक है, हम तेरे को रेसिडेंट मान लेंगे। समझ में आया कंसेप्ट? अब जब वो रेसिडेंट बन गया तो फिर कंसेप्ट आया कि ये जो रेसिडेंट बना है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ये नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एक सेकेंड, ये पर्सन रेसिडेंट तो बन गया, अब कंसेप्ट आया कि ये पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है
ये ऑर्डिनरी क्या हो रखा है, ये ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट बनेगा या नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट बनेगा। अब इसके लिए क्या कंडीशन, ये है हमारी बेसिक कंडीशन। ध्यान रखना पेपर में कई बार ये भी आ जाता है बेसिक कंडीशन, और ये है हमारी एडिशनल कंडीशन। दिस इज आवर एडिशनल कंडीशन, दिस इज एडिशनल कंडीशन। अब देखो, ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट बनने के लिए आपकी पहली कंडीशन है कि 730 डेज या उससे ज्यादा आप इमीडिएट प्रीसीडिंग 7 ईयर इंडिया के अंदर रहे हो। मैं एग्जांपल लूंगी, एक थोड़ा सा शांति रखो बस। क्या 730 डेज पिछले 7 सालों में आप इंडिया के अंदर रहे हो, प्लस, ध्यान देना दोबारा अगेन यहाँ प्लस है, एंड आएगा, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, ये एंड आएगा, प्लस पिछले 10 सालों में से प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितने 10, पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल क्या आप रेसिडेंट बने हो, तो आप यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हुई तभी आप हमारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। इसमें से एक फुलफिल हुई या एक भी नहीं हुई तो आप हमारे नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। समझ में आया रेसिडेंटशिप का कंसेप्ट क्या है? एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हमारे पास हमको देखना है कि 24-25 के अंदर ये पर्सन टैक्स पे करेगा या नहीं, तो मुझे इसका प्रीवियस ईयर लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्या हुआ इसका? प्रीवियस ईयर हुआ इसका कि 23-24 के अंदर इसका इंडिया से कनेक्शन था या नहीं था। अब ये देखो, क्या 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक ये पर्सन 182 डेज इंडिया के अंदर रहा है? ये चेक करो। अगर रहा है तो वो डायरेक्टली हमारा रेसिडेंट बन गया। लेकिन यहां बोला कि नहीं, मैं 182 डेज नहीं रहा हूं, मैं इस प्रीवियस ईयर में मैं रहा हूं 90 डेज, मैं इस प्रीवियस ईयर में रहा हूं 90 डेज इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो हमने बोला इससे पिछले 4 साल। अब पिछले 4 साल कौन से बनेंगे? एक बन गया आपका 22 से 23, ये हो गया एक है आपका 21 से 22, ये हो गया दूसरा। एक हो गया आपका 20 से 21, ये हो गया तीसरा। एक हो गया आपका 19 to 20, ये हो गया आपका फोर्थ। ये 4 साल हो गए आपके। अब बताओ, क्या इन 4 सालों में, इन 4 साल को मिलाकर आप 365 डे इंडिया में रहे हो? हाँ, आप पिछले साल 90 डे रहे हो, हमने मान लिया। अब मेरे को ये बताओ, क्या इन 4 सालों को मिलाकर आप 365 डे या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो? पर्सन कहेगा हाँ, मैं तो हर साल ना 90 से 100 डेज तो आता ही हूँ, तो मेरे लगभग 4 साल के हिसाब से 400 दिन तो हो ही जाएंगे। ठीक है,
तो उसने कहा यस कि मैं तो पिछले साल 400 दिन रहा हूँ, मतलब इन 4 सालों में 400 दिन रहा हूँ। तो हम कहेंगे ठीक है, आप रेसिडेंट तो बन गए। अब हमें देखना है क्या आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे या नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। ये 4 साल हो गए, अब 3 साल और ले लो। 3 साल और कौन कौन से ले लो? एक सेकेंड रुको प्लीज। देखो, +3 ईयर और लो। 2018 to 2019, 17 to 18, 16 to 17, 3 ये प्लस 4 ये, इन 7 ईयर को मिलाकर क्या आप 730 डे या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो? वो पर्सन कहेगा जी 400 दिन तो मैं यहीं रह गया था, बचे हुए 300 से 400 दिन मैं इनमें भी रहा हूं। बचे हुए कितना बच गए? 730 में से 400 गए, 330 डेज। उसने बोल दिया कि इन 3 सालों में मैं 350 डेज रहा हूं, तो टोटल पिछले 7 सालों में वो 730 डेज रह गया। हमने कहा यस ठीक है। अब ये बताओ कि 7 ईयर तो ये 7 तो ये हो गए, अब 3 और ले लो, +3 कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 15 to 16, 14 to 15 एंड 13 to 14। ये जो टोटल आपके 4 + 3 ये जो टोटल आपके 10 ईयर हुए हैं, ये बताओ क्या इसमें से किसी भी 2 साल क्या आप रेसिडेंट बने हो? किसी भी 2 साल क्या आप रेसिडेंट बने हो? ये कहेगा हाँ, मैं 2013 से लेकर 2016 तक तो इंडिया में ही रहता था परमानेंट, तो उस टाइम तो मैं रेसिडेंट था। मैं 2013 से 16 तक इंडिया में रेसिडेंट था। तो कहेंगे ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो हम यहाँ पे आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना देंगे। समझ में आया? पूरी जी जान लगा दिया मैंने आपको ये टॉपिक समझाने में। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर क्या है, कौन से प्रीवियस ईयर कितने लेने हैं। मैंने आपको बहुत बढ़िया एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ समझा दिया। एक बार देख लो, कहीं पे किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे वैसे तो। अगर अभी आपके डाउट है तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे के क्लास में हम क्या करेंगे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हल्का सा पार्ट आपके 2-4 पॉइंट और बचे हैं, वो मैं एक बार नोट्स के थ्रू रिवाइज करवा देती हूँ भाई। इसको बीच में नहीं छोड़ना चाह रही, अब छोड़ो, बाद में क्लास एंड करते हैं, कर लेते हैं कंप्लीट। मेरे को भी है थोड़ी सी जल्दी, जाना है मुझे भी कॉलेज में, बट इट्स ओके, करते हैं कंप्लीट। ये 182 डेज वाली कंडीशन एंड 60 डेज प्लस 365 डेज, ये है आपकी क्या बेसिक कंडीशन। ये फुलफिल हुई तो बन जाओगे रेसिडेंट। फिर आई एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या? अब रेसिडेंट तो बन गए, अब ऑर्डिनरी बनोगे या नॉट ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी बनने के लिए पिछले 10 साल में 2 साल में रेसिडेंट होने चाहिए और पिछले 7 साल में 730 डेज या उससे ज्यादा रहने चाहिए। ये जो एक एक्सेप्शन है ना, ये एक एडिशनल है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखो, फॉर द इंडियन सिटीजन यदि POI पर्सन ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर आया है और वो 60 डेज रहा है, तो अगर वो इंडिया सिटीजन है और सिटीजन तो इंडिया का है लेकिन अब कुछ सालों से बाहर रह रहा है,
तो उसके ऊपर 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी। समझो बात कि एक पर्सन है वो ना कुछ साल पहले हमेशा परमानेंट इंडिया में ही रहता था, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। क्या है वो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO है, और वो घूमने अपने देश में वापस आया, तो उसके ऊपर ये 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी, उसके ऊपर 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी। कब नहीं लगेगी ये 60 दिन वाली कंडीशन? अगर वो एक मोटी मछली नहीं है। अब ये मोटी मछली क्या? अगर वो 15 लाख से ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, तो उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी। उसके लिए एक और नई कंडीशन आ गई, 182 डेज वाली तो लगेगी ही लगेगी। अगर वो 60 दिन तो नहीं रहा, लेकिन वो 120 दिन रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। 120 दिन भी बहुत होते हैं भाई। 120 दिन रहा है और इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो हमारा रेसिडेंट बन जाएगा। मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, इस चीज को भी देखो, इसी चार्ट में ऐड कर देते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो। देखो 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 देखो, एक पर्सन है जिसकी इनकम कितनी है? 15 लाख है। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन दी। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या दी? 15 लाख इनकम है तो उसके लिए ये दो कंडीशन है। ये 182 डेज वाली तो होगी ही होगी कि 182 डेज रहना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। अगर ये फुलफिल होगी तो वेल एंड गुड। ये फुलफिल नहीं हुई तो इस 15 लाख कमाने वाले पर्सन पे ये कंडीशन नहीं लगेगी। उसके ऊपर कंडीशन लगेगी कि वो 120 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, प्लस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, वो 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, ये कंडीशन है। 15 लाख से ज्यादा कमाने वाला पर्सन है, प्लस वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उसके लिए ये कंडीशन लगेगी। सिर्फ इतना बताया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मुश्किल नहीं है, कुछ महाभारत नहीं है, टेंशन ना लो। अगर अदरवाइज ए और बी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद HUF फर्म, इन सब का रेसिडेंट स्टेटस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। देखो, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप क्लास में यहाँ तक हो ना, तो आपको जरूर समझ में आया है। फिर भी नहीं समझ में आया तो बताओ ना यार, क्या नहीं समझ में आया? बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना? तो कमेंट करके बताना है कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया। ओके, चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।